अगर अमन गिरी राजनीति में नहीं आते तो उनका कैरियर क्या था? एक तैयारी कर रहे थे सरकारी, या तो नौकर होते या फिर कोई बिजनेसमैन होते। खबर तो ये भी थी कि अमन गिरी विधायक बनने के बाद जज भी बन गए थे। रही बात जो डॉक्टर और आपने ये रूमर्स जज। की बात बताई, हम्म, चुनाव जीतने के बाद ही सीधे मैं एक बार डॉक्टर भी बन चुका था। एक बार आप जज लोगों भी के बन हिसाब चुके से थे। एक बार मैं जज भी बन चुका था। एक गोला की सबसे बड़ी समस्या है, गोला की कोई लाइन ना तो बरेली जाती है, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, और ना ही दिल्ली जाती है। इस समय केंद्र में सरकार भी आपकी है, राज्य में भी सरकार आपकी है, रेल मंत्री भी आपके हैं। हम लोग को ये सोचना चाहिए 2014 से पहले और 2014 के बाद गोला में और पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जहां पर नैरो गेज लाइंस थी उनको ब्रॉड गेज लाइंस में कन्वर्ट करा गया। आपके जिले के सांसद आनंद भदौरिया 4 अगस्त को रेल मंत्री से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि गोला में वंदे भारत ट्रेन आनी चाहिए, गोला लाइन पे वंदे भारत ट्रेन आनी चाहिए, गोला की ट्रेन दिल्ली तक जानी चाहिए, बरेली तक जानी चाहिए, जबकि वो विपक्ष में है। लेकिन ये क्वेश्चन उनसे भी पूछना चाहिए। प्रदेश में 17 से पहले उनकी सरकार थी, 14 से पहले उन्हीं के सहयोगियों की सरकार केंद्र में थी, तब ये इस चीज़ की चिंता कहा गई कि गोला से बरेली और दिल्ली के लिए ट्रेनें जानी चाहिए। लखीमपुर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, 8 के 8 विधायक आपके, ठीक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके 2 सांसद चले गए? 2 ही सांसद थे आपके यहाँ और वो दोनों चले गए। हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो निर्णय था उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। तो बुलडोजर वाला मुद्दा आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? बुलडोजर भी तो चल रहा लोगों के ऊपर। आज के समय पे वही व्यवसायी हम लोगों को दुआएं दे रहे हैं। क्या आप विपक्षी सांसद आनंद भदौरिया और उत्कर्ष शर्मा के द्वारा किए जा रहे कामों का प्रोत्साहन करते हैं? कुछ कार्य हों, हम्म, अगर करें हों तो मैं उनका अवलोकन करूंगा। मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आप समाजवादी पार्टी में हो गए, तो आप किस पे सवाल उठाएंगे? कांग्रेस पर कि ओके। क्यों बार बार उनके साथ आके उनकी लुटिया डुबा देते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे एक खास मेहमान हैं। वो खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि वो पूरे इंडिया के सबसे यंगेस्ट विधायक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, यंगेस्ट विधायक होने के साथ वो बहुत सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। हमेशा अपने क्षेत्रवासियों के प्रति जागरूक रहते हैं, क्षेत्र में कुछ नए विकास की ओर बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमन गिरी जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। जैसा मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जब आप विधायक पहली बार बने तो आपने अपने पिताजी की विरासत को संभाला। वो सब समय कैसा था, वो राजनीतिक स्थिति कैसी थी कि जब आपको ये संभालना पड़ा? ये आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था? जी, चुनौतीपूर्ण तो एक तरीके से था ही, और सबसे बड़ी चुनौती तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर आई थी उस समय और जो हमने बखूबी ग्रहण भी करी, वह ये थी कि जो पदचिन्ह हमारे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय अरविंद गिरी जी अपनी छाप जो उस लखीमपुर जनपद की राजनीतिक गलियारों में छोड़ के गए, उस छाप को पूर्ण तरीके से उसको कायम रखना और साथ ही साथ में उनके सभी संबंधों को जीवित रखना। जब भी अपने पिताजी के मित्रों के साथ बैठता हूँ या फिर उनके साथियों के साथ बैठता हूँ, तो हमेशा एक ही चीज़ मेरे ज़बान पे आती है कि पिताजी मुझे विरासत में ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ जो उनके संबंध थे, जो उनकी टीम थी, वो मुझे विरासत में दे के गए हैं, और वो मेरे लिए वाकई एक बहुत बड़ा वरदान है। उनकी इतनी सशक्त व इतनी प्रभावी टीम, इतनी कुशल कार्य करने वाली टीम, जो मेरा हर पथ पर पग पग पर मार्गदर्शन भी करती रहती है। मैं सबसे ज़्यादा उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, पिताजी के सभी साथियों के प्रति। चुनाव जीतने के पहले से, चुनाव की तैयारियों से लेकर चुनाव के जीतने के बाद तक और आज तक वो मेरे गुरु के रूप में मेरे लिए रहे, और मेरे भविष्य की जो मैं बात करता हूँ तो उसमें भी उनका बहुत अहम रोल आता है। जैसा हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, आप 25 साल की एज में विधायक बन गए। अगर अमन गिरी राजनीति में नहीं आते तो उनका कैरियर क्या था? मैं थोड़ा सा आपको ठीक करूँगा, मैं 25 साल नहीं, जब मैंने नॉमिनेशन फाइल करे थे तब मेरी उम्र 26 वर्ष कुछ महीने थे। और हाँ, अगर अमन गिरी राजनीति में ना आते तो
आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई यूपीएससी एग्जाम्स। एक तैयारी कर रहे थे, सरकारी या तो नौकर होते या फिर कोई बिजनेसमैन होते। नहीं, खबर तो ये भी थी कि अमन गिरी विधायक बनने के बाद जज भी बन गए थे, क्या ये सच है? ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा एक रूमर है जो हमारे क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका आज मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से आज इसका खंडन भी फाइनली हो भी रहा है। नहीं तो ज़्यादा रूमर्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं और बेवजह की बातों पे मैं ज़्यादा उनका खंडन करने में विश्वास नहीं यहाँ रखता। तक भी लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर भी, मतलब आपकी जो पढ़ाई थी लोगों को नहीं पता कि आपने वैसे करा क्या है। मैंने 12th अपना द एयरफोर्स स्कूल धौला कुआं दिल्ली से कंप्लीट करने के बाद मैंने हैदराबाद से अपना BBA प्लस LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स करा है। उसके बाद से ही, क्योंकि 2020 में ही फाइनल ईयर था हमारा और उसी के बीच में कोरोना काल भी आ गया था। उस कोरोना काल में हम सब लोग फिर वापस अपने कॉलेज छोड़ के आए और यहाँ पर हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ही सीधे प्रिपरेशन करने लग गए। एंड जिस तरीके का वो समय था, कहीं बाहर जाने के आगे करने की भी विचार नहीं बन पा रहा था। तो ये था कि हाँ, एक विचार हमेशा से मन में था, एक सोच हमेशा से मन में थी कि हाँ, अगर सेवा भाव से, अगर जिस तरीके से हमारा परिवार काम कर रहा है, हमारे पिताजी जिस तरीके से अपनी क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं और भला कर पा रहे हैं, उसी तरीके से यूपीएससी के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से अपने क्षेत्र का या फिर जन की किस तरीके से सेवा में आ सके, इसलिए उसकी तरफ कदम बढ़ रहे थे। और रही बात जो आपने रूमर्स की बात बताई, चुनाव जीतने के बाद ही सीधे मैं एक बार डॉक्टर भी बन चुका था, एक बार आप लोगों के हिसाब से एक बार मैं जज भी बन चुका था, लेकिन ऐसा कुछ में कोई भी सत्य नहीं है। और कई लोग तो इसमें अपने भविष्य के सपने सजोने लग गए थे कि हाँ, अगर मैं जज बन गया तो यहाँ ये कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिम्मेदारी हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दी है, उसका पूर्ण निर्वहन करते हुए उन्हीं की सेवा में रहूँगा। आपने क्षेत्र की जनता की बात कही, तो क्षेत्र की जनता का एक सबसे बड़ी उपलब्धि भी आपकी है कि गोला कॉरिडोर, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ समस्याएं भी हैं। तो गोला कॉरिडोर का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्या प्रभावी क्या लाभ मिलेगा वहाँ की जनता को? गोला गोकर्णनाथ यह वह देवादिदेव महादेव की नगरी है जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नगरी को हमारे पिता व उनके सभी साथी, सभी नगरवासी, सभी सदियों से क्या, जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं तो हमेशा से देखता आ रहा हूँ कि कभी ना कभी किसी माध्यम से, कभी किसी मंच पर गोला को पर्यटन नगरी की तरह स्थापित करने का, पर्यटन नगरी की तरह उसको विकसित करने का, और गोला गोकर्णनाथ बाबा का मंदिर को एक भव्य रूप देने का अपना से हमेशा से मांग आती रही, हमेशा से सपने देखते आ रहे हैं। और आज के समय में इस बात की खुशी होती है कि आज हम सब लोग, सभी नगरवासी इस पल के साक्षी हो पा रहे हैं कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने देखा था, आज वो हमारे सामने साकार हो रहा है। आपने क्षेत्र की बात कही, तो आपके क्षेत्र में जो गोला कॉरिडोर बन रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, सबसे पहले गोला कॉरिडोर का मैं नाम लूँ तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का देना चाहता हूँ। जो आशीर्वाद उन्होंने गोला गोकर्णनाथ को, और जो गोला की जनता का एक बरसों पुराना सपना, जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम देखते आ रहे हैं कि पिताजी व उनके साथी व पूरा नगर किसी न किसी माध्यम से या किसी मंच से वह बारंबार गोला को एक पर्यटन नगरी की तरह विकसित करने के लिए या गोला को एक पर्यटन नगरी घोषित करने के लिए हमेशा मांग रखते आ रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज जैसे पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे सनातन धर्म के स्थान हैं, उनको जागृत करने का काम करा जा रहा है, हमारे धर्म का गौरव बढ़ाने का काम करा जा रहा है, उसी तरीके से हमारा गोला गोकर्णनाथ भी आज विकसित होता हुआ दिख रहा है। इस सपने को पूरा करने के लिए, गोला गोकर्णनाथ को उचित सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, आपने सपने की बात कही, सपने में वहाँ के जो व्यावसायिक लोग हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में कि उनकी दुकानें जो है हटाई गई। विकास के लिए दुकानें हटाना चलिए सही भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए थी? उनको या तो कोई ऐसे पहले ही दुकान दे दी जाती जिससे उनका जो रोज़गार चल रहा था,
जो आमदनी उनकी आ रही थी वो प्रभावित नहीं होती। देखिए, जहाँ पर विकास को आगे बढ़ाना होता है और जहाँ पर हमें बेहतरी के लिए तब बढ़ना पड़ता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव और कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग को नज़र में आती है वह ये है कि अगर जितने भी हमारे व्यावसायिक दुकानदार वहाँ पर थे या फिर जितने भी हमारे ऐसे परिवार थे जिनके घर उस कॉरिडोर के हद में आए हैं, अगर उनका सहयोग ना होता तो जितनी भव्यता हम चाहते हैं अपनी कॉरिडोर के लिए, जितनी मांग थी इस कॉरिडोर के लिए, शायद वो पूर्ण हो पाती। आज हम लोग उनका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि अगर उनका सहयोग इतने इस पुण्य काम में ना मिल पाता, कहीं ना कहीं असहमति रहती, तो हम लोगों को इतनी भव्यता ना मिलती। जहाँ पर आप परेशानी या वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसे जितने भी परिवार थे उन लोगों को, सभी को हमने, हमारे टीम ने उनको गोद लेने का काम करा है। उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां थीं, जितनी भी उनकी ज़रूरतें थी, उनको भी साथ में लेने का काम करा है। उनके फिर से घर बनने तक, घर में एक खिड़की भी लगनी हो, वो भी जिम्मेदारी हमारी। घर में जब तक के लिए उनका व्यवसाय पुनर्स्थापित नहीं करा जाता है, तब तक उनके खाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, उनकी नौकरी की भी जिम्मेदारी हमारी है। और जब ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराई गई, सारी स्थितियाँ उन्हें भी बताई गई, तो उनको भी काफ़ी हर्ष महसूस हुआ। और उससे भी बड़ी बात है, उन्होंने भी जो वादा हमने करा था अपनी जनता के साथ, अपने साथियों के लिए करा था, उन्होंने भी उसमें स्वीकृति प्रदान करने का काम करा। जिनकी दुकानें उस हद में आई हैं, उस कॉरिडोर के हद में आई हैं, उनको भी पुनर्स्थापित, उनको भी दुकान देने का काम करने का काम करा गया है और उसी कॉरिडोर के अंतर्गत ही दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान, अगर आपकी रोजी रोटी मंदिर से चल रही थी या फिर आपकी रोजी रोटी आप लैया का काम कर रहे हैं, आप फूल का काम कर रहे हैं, आप पत्ती का काम कर रहे हैं, आप प्रसाद का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नगर के किसी दूसरे कोने में आपको छोड़ दिया गया कि आप वहाँ जाके अपना नया स्थापना करें और वहाँ पे सब कुछ चालू करें। नहीं, आपकी व्यवस्था उसी कॉरिडोर के अंतर्गत ही करी गई है और इसकी पूरी सुनिश्चित हम लोगों ने करा है कि जो हम लोग को व्यवस्था दें वो और भी अच्छे रूप से दें और व्यवस्थित रूप से दें। नहीं, जिनके मकान और दुकान तोड़े गए थे तो उनको मुआवजा क्या पूरा मिला है? कुछ लोगों का तो मैं बाइट्स उसमें देख रहा था, पता चला कि भाई जिनकी रजिस्ट्री नहीं थी शायद उनको मुआवजा भी नहीं मिला। ऐसा कुछ है प्रसंग क्या? नहीं, देखिए, इसमें कहीं से भी सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी कि मुआवजा किसी को ना दिया जाए। मुआवजे के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी पूरे होने के बाद जब हम लोग को ये पता चलता है कि खेवट में कि ये जो पूरी ज़मीन है वो नजूल हो जाती है, नजूल है, तब हम भी, सरकार भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाती है कि हाँ, नियमों के अंतर्गत रहते हुए हम उन लोगों का मुआवजा पूर्ण कर पाए। लेकिन आज नहीं तो सबसे उनको हर्ष की उनको बात, उनको फिर कहीं बसाने का प्रावधान है आपका? मतलब मान लीजिए बसाने का जिनका प्रावधान वो है, नजूल नहीं है, आपने बताया, बसान का प्रावधान उनका है, प्रावधान है और बसाने का। उनका जो और कुछ रोजगार। ऐसी धर्मशालाएं भी हैं इसमें, कुछ ऐसे स्थान भी थे इसमें जो इस नजूल लैंड से बाहर भी आ रही थी। जैसे हमारा, मैं बताऊं, एक अंगद धर्मशाला आ रहा था, वो नजूल लैंड के बाहर आ रहा था, तो उसका पूरा मूल्यांकन करके, उसकी भूमि का मूल्यांकन करके, उस बिल्डिंग का मूल्यांकन करके उसको मुआवजा देने का भी काम करा गया है। अगर किसी का लेजिट लैंड है, लेजिट दस्तावेज हैं, तो उनको मूल्यांकन करके उनको भी। लेकिन अगर कहीं किसी का अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर नजूल की भूमि पर अगर कोई बना हुआ किसी की बसावट है और वो वर्षों वर्ष से पीढ़ियों दर पीढ़ी वहां पर रहता हुआ आया है, ऐसा नहीं उसको निराश्रित करने का काम छोड़ा गया है, इसकी सर्वप्रथम चिंता करी गई है। उनको भी जगह देकर, घर देकर, ख्याल से 9 से 10 परिवार वहाँ से विस्थापित हुए हैं, उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आज की तारीख में 3 घर बन के तैयार हो गए हैं और अन्य घर बनने की श्रेणी में है। तो ये घर मतलब उसी रेंज में आप दे रहे हैं कि उससे थोड़ा सा डिस्टेंस है, जो मतलब आपका कॉरिडोर है उसी के अंदर दे रहे हैं कि कॉरिडोर के बाहर दे रहे हैं आप? ये तो आम सी बात है कि कॉरिडोर के, जो कॉरिडोर की हद होगी उससे तो बाहर ही दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, जिस जिस तरीके से हम लोग को जगह उपलब्ध हो पा रही है तो तीर्थ क्षेत्र में ही, नहीं तो उनकी सहमति के अनुसार जो उनको जगह दिखाई दे रही है वहाँ पर उनको स्थापित करा जा रहा है। मैंने आपका एक ट्वीट भी देखा था और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ट्वीट करा गया था कि आपने वहाँ के परिवार को आपने गोद लिया है। तो ये गोद जो आपने लिया है ये पालन पोषण तक सीमित है कि उनकी पढ़ाई लिखाई, भविष्य में उन बच्चों की शादी भी करवाना है, यहाँ तक है? जितने भी परिवारों को हमने गोद लिया है, उनके स्थापित होने
की भी चिंता है, साथ में उनके भविष्य की भी चिंता है कि वो स्थापित होने के बाद अपना व्यवसाय भी स्थापित कर सकें ताकि वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। और जहाँ तक की बात आई पढ़ाई पोषण की, इस चीज़ की भी चिंता साथ ही साथ में हम लोगों ने करने का काम करा है, क्योंकि मैंने अभी तक जब से हमारा कॉरिडोर स्वीकृत हुआ है, इसका काम शुरू हुआ है, उसके बाद से लेकर अभी तक मैंने कहीं पर भी अगर कोई बात इसके लिए रखी है तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग इसमें इन परिवारों का ही है। और इनके लिए हम, वह हमारे साथी, वह हमारे नगर के वासी, इनका जितना सहयोग कर सके वो कम है। तो इसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं रहती। अच्छा, एक ट्वीट मैंने और भी देखा कि आपके गोला में बायो प्लास्टिक प्लांट लगाया जा रहा है। लगभग शायद 2000 करोड़ या 2500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है पूरा। इससे क्षेत्र के लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि प्लांट तो आपके गोला में लगे लेकिन उसमें नौकरी करने वाले बाहर से आएँ? देखिए, बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक वरदान है और बहुत हर्ष का विषय है कि जहाँ पर हम लोग गोला गोकर्णनाथ को एक आस्था के केंद्र की तरह विकसित कर रहे हैं, एक आस्था के बिंदु की तरह पूरे प्रदेश में विकसित कर रहे हैं, वहीं पर ही जहाँ पर हम लोग रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं पर हम लोग अपने भविष्य को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। भविष्य से मेरा मतलब है कि हम लोग अपने यूथ को भी मजबूत कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अपने यूथ को रोजगार देने का भी अवसर प्रदान करेंगे। यह बायोप्लास्टिक प्लांट जो 2500 करोड़ का प्लांट माननीय मुख्यमंत्री जी के अहम भूमिका तहत ये जो यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, यह प्लांट पहला ऐसा प्लांट है जो इंडिया में लग रहा है, जो बायो वेस्ट में बोलूँ या फिर बायो प्रोडक्ट्स में बोलूँ, जिसमें अपने शुगर केन, बार्ले, मेज़ व अन्य ऐसे पदार्थों से, खाद्यान्न पदार्थों से, इससे प्लास्टिक का निर्माण होगा, प्लास्टिक की बीड्स बनेंगी। और ये रॉ प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल तो बनाएगा ही, लेकिन इस रॉ मटेरियल को भी इस्तेमाल करने के लिए और भी अन्य कंपनियां इस क्षेत्र में आने के लिए उस कंपनियों के साथ तैयार है। तो इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हब तैयार करने का भी काम कर रहा है। ये कहाँ पर लगा रहे हैं आप? ये हमारे गोला विधानसभा के कुंभी क्षेत्र में, जहाँ पर हमारा कुंभी शुगर मिल लगा हुआ है मैडम ब्रांच का, वहीं पर ही उसी के निकट ही ये प्लांट लगाया जा रहा है। अच्छा, आपने कुछ बातें बताई किसानों से रिलेटेड, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके यहाँ है चीनी मिल भुगतान का। लोगों का भुगतान एक-एक साल तक होल्ड हो जाता है। कई किसान क्या होता है कि भाई या तो वो ब्याज पे पैसा ले लें, ठीक, फिर जब वो पैसा आया तो वो कर्जे में रहते हैं इस चक्कर में। तो इसका कोई समाधान नहीं। कई सभाओं में हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भाई किसानों का भुगतान 1 महीने के भीतर करा जाए। लेकिन अभी कल की ही न्यूज़ है, कुछ किसान 22 जनवरी को धरने पे बैठने जा रहे थे आपके यहाँ, उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो इस पे फिर क्या क्या ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इसको आप सेटल करें? देखिए, हमारा लखीमपुर एक चीनी का कटोरा कहा जाता है, एंड आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन अप, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। काश्तकार की वजह से ही जितनी संपन्नता हमारे पूरे जनपद में है, शायद ही किसी और कारणवश होगी। गोला बजाज मिल बजाज ग्रुप की सबसे पहली मिल है और एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्स में से है। और ये एक समय ऐसा था कि इस मिल के स्थापित होने के बाद जो गोला का विकास हुआ वह वाकई एक मिसाल था। लेकिन आज के समय पे माहौल ऐसा है और इसके लिए हम भी चिंतित हैं, वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और पूरी पार्टी इसको बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा समझते हुए इस पर काम कर रही है। आज के समय पे हाल ये है कि अगर किसान अपनी मेहनत करके अपना गन्ना तो निकाल ही रहा है, लेकिन उसका भुगतान सबसे बड़ा विषय बन जाता है। जहाँ पर हम लोगों ने मिल लगने के बाद में गोला को विकसित होते हुए देखा, गोला की मार्केट्स को विकसित होते हुए देखा, लोगों को यहाँ पर आकर स्थापित होते हुए देखा, लेकिन आज के समय पे हम लोग ये देख रहे हैं कि गोला के जो हमारे व्यवसायी थे वो आज पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। और इसका बड़ा सबसे बड़ा कारण जो आपने अभी हमें बताया, जो आपने क्वेश्चन रेज करा, वो सिर्फ भुगतान का है। जब
गोला के किसानों के पास या क्षेत्र के किसानों के पास भुगतान नहीं जाएगा तो कहाँ से उनके पास कैपेसिटी होगी कि वो अपने मार्केट में आके उस पैसे को खर्च करे और यहाँ का मार्केट डेवलप करे। साइकिल ही वो एंड हो जाती है। इस चीज़ की चिंता जब हम लोगों ने मजबूत तरीके से जाके रखी तो ये पिछले वर्ष ही हुआ कि 1100 करोड़ से ऊपर की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग के रूप में इनको स्वीकृत करी और गोला गोकर्ण नाथ को बजाज ग्रुप्स में से सबसे ज़्यादा 140 करोड़ के आसपास वहां पर भुगतान करने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष का पूर्ण भुगतान पिछले ही हफ्ते हो चुका है। नहीं तो लेकिन ये जो हाँ, 22 तारीख को धरने पे बैठने जा रहा है, अभी कल का ही वीडियो जो था, ये फिर क्यों कर रहे हैं? 22 जनवरी की 22 बात करें जनवरी, ना, हाँ 22 जनवरी जब बैठने मैं जाते वीडियो उसके देखा था। पूर्व ही हम्म, उसके पूर्व ही ये पूर्ण भुगतान पिछले वर्ष का हो चुका था। अच्छा लेकिन देखिए, जो भी किसान या फिर कोई संगठन हमारे बीच में आकर किसान की हक की बात कर रहा है वो कहीं हमारा विरोधी नहीं है। अगर कोई अपने हक की बात आकर रखता है, साझा करता है और अगर ऐसी कोई कंपनी उस चीज़ को नज़रअंदाज करती है तो मेरा ये मानना है जिस तरीके से उसको समझ आए उस तरीके से उसको समझाना ज़रूरी होता है। यानी आप किसानों के साथ हैं, कहने का किसानों मतलब के ये है। साथ सदैव किसानों के साथ रहें, हम्म, क्योंकि अगर उनका साथ व उनकी मेहनत हमारे गोला को हमारे जनपद में ना होती तो शायद इतना संपन्न हमारा जनपद ना हो पाता। इस चीज़ को किसी भी रूप से नकारा नहीं जाता है। अगर आज हम लोग बोलते हैं कि गोला में सबसे बड़ी चीनी मिल लगी हुई है बजाज की, गोलाई विधानसभा में 2 और शुगर मिल है, पूरे लखीमपुर में बजाज की 3 और ब्रांचेज हैं, तो अगर ये हैं, अगर यहाँ पर आके स्थापित भी हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन किसानों के, इन गन्ना काश्तकारों की वजह से ही स्थापित हो पाई हैं और इतनी ऊंचाई तक जा पाई हैं। और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनका पूर्ण भुगतान समय से करें और जो भी सहयोग सरकार की तरफ से बनता है, लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम लोगों की तरफ से बनता है, सहयोग किसी भी स्तर से पीछे करने के लिए हम लोग नहीं, लेकिन प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भुगतान हो। मुझे ये खुशखबरी में खबर जान के खुशी हुई कि लोग अपनी मांग रखने के लिए आगे आ रहे हैं और मांगनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में जो पेमेंट हुआ और उसके बाद जो इस साल का पेमेंट वापस शुरू हो गया है, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपके क्षेत्र की एक समस्या और भी है जो आए दिन चर्चा में बनी रहती है, वो बाढ़ की समस्या है। जैसे बिजुआ में आपका क्षेत्र लगता है, वहाँ पे बाढ़ की समस्या है, या कुछ ग्रामीण इलाके वहाँ पे बाढ़ की समस्या है, या फिर बारिश में आपके लोकल क्षेत्र में भारत भूषण कॉलोनी, वहाँ पे भी जल का भराव हो गोला जाता है। नगर हाँ में हाँ, गोला नगर में। तो इसको मतलब कंप्लीट करने के लिए कोई ऐसा योजना हो, कोई ऐसी परियोजना हो जिस पे आपकी सरकार काम कर रही हो, आप काम कर रहे हो? देखिए, गोला नगर में जल भराव की समस्या, क्योंकि यह तराई रीजन है तो बारिश तो यहाँ पर होती है, लेकिन तराई जगह होने की वजह से, तराई क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर जल का स्तर भी बहुत ऊपर है। और कभी कभार तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर कभी ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी ज़मीन के अंदर से ही ऊपर आने लगता है। तो ये समस्या हमारे यहाँ हमेशा रहती थी, नहीं, लेकिन आगे भी रहेगी क्या? आज के समय पे आ, आपको बताते हुए खुशी हो रही और मैं पूरे गोला नगर को बधाई भी देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हमारे गोला नगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत हो गया है। और ये ऐसा एसटीपी प्लांट है जो जिसके मानक होते हैं और उन सभी मानकों को साइड करते हुए मैं कहूँगा या फिर गोला को प्राथमिकता देते हुए मैं कहूँगा, जहाँ पर हम लोग गोला के अंदर इतने भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पर इस समस्या को भी निजात दिलाने की जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी थी उसको भी पूर्ण करने का काम करा गया है। ये 27 करोड़ का एसटीपी प्लांट जो हमारे गोला नगर के लिए स्वीकृत हुआ है, ये हम गोला नगर वासियों को इस जल भराव से तो निजात दिलाएगा ही, बल्कि साथ ही साथ में स्वच्छता की ओर हमारे लिए ये सबसे बड़ा कदम कब है। तक पूर्ण हो जाएगा आपका एसटीपी प्लांट? ये कब तक, इस बारिश से पहले पूर्ण हो जाएगा? एसटीपी प्लांट मैं आपको बताना चाहूँ, ये 5 जगह इसको टैप इन करा जाएगा और इसको नगर भर में इसको हम लोगों को स्थापित करना है कि कोई भी मोहल्ला, कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रह जाए जहाँ पर जलभराव की समस्या आए या फिर जलभराव की वजह से गंदगी हो या बीमारियाँ फैलें। इसकी कोई अवधि होगी ना कि अवधि ये हम लोगों का जिस तरीके से एक लक्ष्य है कि गोला कॉरिडोर को
हम लोग 2026 मार्च तक कंप्लीट करेंगे। ओके। तो साथ ही साथ में इस प्रोजेक्ट को भी जब हम लोग इसी के साथ में देख रहे हैं कि हाँ इसकी महत्वता इसी के बराबर है गोला के लिए, तो हम लोग की यही लक्ष्य है कि इसको 2026 पूर्ण होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग पूर्ण कर लें। अच्छा, गोला, मैं और भी चीज़ें आपके गोला के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें देखा शिक्षा के मामले में गोला बहुत पीछे है। जैसे कोई वहाँ पे सरकारी बड़ा कॉलेज नहीं है, जस्ट लाइक पैरामेडिकल का कॉलेज कोई नहीं है, या टेक्निकल कॉलेज कोई नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके यहाँ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आप युवा सोच आपकी, आपको इस पे काम करना चाहिए, और ये चीज़ तो आप जाके ला भी सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैं आपको थोड़ा इसमें सही करना चाहूँगा। हुँ, गोला नगर हमेशा शिक्षा और साहित्य के लिए जाना गया है। चाहे वो हमारे गोला नगर का नेहरू केन डिग्री कॉलेज हो, पब्लिक इंटर कॉलेज हो, कृषक समाज हो, नहीं, मैं हायर एजुकेशन की हायर बात कर रहा हूँ एजुकेशन सर। की तरफ ही मैं आ रहा हूँ। चाहे वह अन्य किसी भी स्तर का कॉलेज हो, गोला सदैव शिक्षा के रूप में हमेशा जनपद में अग्रणी भूमिका इसने निभाई। और यहाँ पर हम हायर एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं, तो पिछले ही सत्र में हमारे स्वर्गीय पिताजी के सामने ही हमारी गोला विधानसभा के अंदर जमुनाबाद फार्म में कृषि महाविद्यालय वहाँ पर स्थापित किया गया था, और जो आज संचालित है। जहाँ पर हम ITI कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, वहीं कुंभी में वह हमारे गोला के निकट ही वजीर नगर क्षेत्र ग्राम पंचायत में एक ITI स्थापित है। तो 2 ITI कॉलेजेस और एक कृषि विद्यालय, लेकिन साथ में जो आपने चिंता जाहिर करी कि हाँ एक मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज हमारी हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की जो योजना जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करी गई थी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि जो जन की जो मूलभूत समस्याएं थी उनको निजात करने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का जो ये इन्होंने लक्ष्य लेकर आगे बढ़े थे, आज वो संपन्न होने जा रहा है। इस वर्ष ही हमारे लखीमपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना होने जा रही है। स्थापना नहीं, शुरुआत होने जा रही है। एक गोला की सबसे बड़ी समस्या है, गोला की कोई लाइन ना तो बरेली जाती है, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, और ना ही दिल्ली जाती है। इस समय केंद्र में सरकार भी आपकी है, राज्य में भी सरकार आपकी है, रेल मंत्री भी आपके हैं, लेकिन आप उनको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी क्षेत्र के लिए? देखिए, अगर ये सवाल मैं आपसे ही नहीं, आमजन व अपने सभी सदन के साथियों के साथ भी पूछना चाहता हूँ कि अगर हम जहाँ पर रेल रोड्स के विकास की बात कर रहे हैं, या उस रेलवेज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए 2014 से पहले और 2014 के बाद गोला में व पूरे जनपद में व पूरे प्रदेश में क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जहाँ पर नैरो गेज लाइंस थी उनको ब्रॉड गेज लाइंस में कन्वर्ट करा जाए, ताकि छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटे नगर हैं, उनको भी पूरे प्रदेश स्तर तक जोड़ने का काम करा जाए। ऐसा क्यों नहीं करा गया? लेकिन अब तो माननीय सरकार प्रधानमंत्री आपकी जी है। का धन्यवाद करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि 2014 के बाद जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई, और सबसे बड़ी अगर हम लोग प्रोग्रेस की तरफ अपने नेशन को ले जाना चाहते हैं, उसको और मजबूत करना चाहते हैं, और क्योंकि हमारा लखीमपुर क्षेत्र खुद बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में, किसी भी ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर समय रहते और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके की सामग्री, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो सुरक्षा की सामग्री हो, चाहे हम लोग लोगों के आवागमन के लिए रेलवेज की बात करें, तो ब्रॉड गेज से जोड़ना और गोला को और लखीमपुर क्षेत्र को बड़े शहरों से जोड़ना या मुख्य केंद्रों से जोड़ना बहुत आवश्यक था। इन नैरो गेजेस लाइन को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। उसी के साथ साथ जहां पर हम दिल्ली और बरेली की तरफ जाने की बात करते हैं, उसको भी मैं बता दूं कि जब से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होने के बाद हर एक नगर के जहां पर रेलवे स्टेशंस हैं,
उनको विकसित करने के बाद हर एक चीज़ समय से बढ़ती है और उसकी तैयारी करी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का डेवलप करा जाता है। आज हमारा इंडिया एक डेवलपिंग स्टेट के साथ साथ एक सबसे मजबूत और सबसे विश्वसनीय देशों में अपनी जगह बना रहा है, और जब हम इसकी तरफ देखते हैं तब हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ता है। नहीं तो सर, इसमें मैं मांग भी है और इसमें हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़ा के आपके चले तो इसमें और फज हो जाएगा। हम लोग मैं गोला आप को आपको जी कुछ आंकड़े बता देता हूँ। आपके जिले के सांसद आनंद भदौरिया 4 अगस्त को रेल मंत्री से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि गोला में वंदे भारत ट्रेन आनी चाहिए, गोला लाइन पे वंदे भारत ट्रेन आनी चाहिए, गोला की ट्रेन दिल्ली तक जानी चाहिए, बरेली तक जानी चाहिए, जबकि वो विपक्ष में है। इसके साथ वो बोलते हैं कुछ चीज़ें और भी उन्होंने बोली। कोटेदार को जो कमीशन है 90 रुपये का, जो कमीशन है उसको 200 रुपये करने की मांग उन्होंने करी। प्रधानों के साथ विकास कार्यों पे जो अत्याचार हुए उस पे उन्होंने मांग करी। जैसे प्रधानों के विकास कार्य, जैसे पहले था सीमेंट की बोरी 325 रुपये था, अब उसको 257 रुपये कर दिया गया। इंटरलॉकिंग जो पहले 941 रुपये मिलते थे, अब उसको कर दिया 484 रुपये। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सारे मुद्दे आपको उठाने चाहिए थे? ये क्वेश्चन वाजिब है आपकी तरफ से, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे भी पूछना चाहिए। नहीं, वो तो उठा रहे हैं, नहीं इसीलिए उठा रहे हैं, मैं ये उसी का आपको ये जवाब सारी दे रहा हूँ। जानकारी उनके ट्वीट मैं से मिली उसी का मुझे। आपको जवाब दे रहा हूँ कि प्रदेश में 17 से पहले उनकी सरकार थी, 14 से पहले उन्हीं के सहयोगियों की सरकार केंद्र में थी, तब ये इस चीज की चिंता कहा गई कि गोला से बरेली और दिल्ली के लिए ट्रेनें जानी चाहिए थी। नहीं, अब क्या तो उनके आपकी पास सरकार है। क्या उस समय उनके पास ऐसा इंफ्रा भी था? आज जब हम लोग समय के साथ इस इंफ्रा को बढ़ा रहे हैं, हम लोग क्या नारो गेज से, जिस गति से नारो गेज से हम लोग दिल्ली की तरफ बढ़ते, क्या उस गति से बढ़ पाते? आज जब हम लोग अपनी गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और धीमे धीमे हम लोग गोला को, अपने जनपद को हर एक मुख्य बिंदु से जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये चिंता तब क्यों नहीं थी जब वो लोग सक्षम थे? आज के समय पे जहां पर हम लोगों ने इंफ्रा को बेहतर करने का काम करा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रा को बेहतर करने का काम करा है, वहीं पर यह भी चिंता कर रहे हैं कि समय रहते दिल्ली और बरेली से भी जोड़ा जाए। अभी जल्दी प्रयाग से भी जोड़ने का काम गोला और मैलानी को करा गया है, बट उसका पूरा क्रेडिट वो लोग ले रहे हैं। अब जैसे प्रधान वाला मुद्दा है जो मैंने आपको बताया, आपको नहीं लगता इससे विकास कार्य और धीमे हो जाएंगे आपके क्षेत्र के? जब आप उतना मार्जिन ही नहीं देंगे काम करने के लिए, जब एकदम स्लिम कर देंगे, तो चीज़ें कैसे विकास और बढ़ेगा कैसे? कॉस्ट कटिंग या फिर कॉस्ट रिविजन का जो विषय है, ये विषय सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर एक चोट करने के लिए लिया गया है। निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको और कम से कम करने के लिए किया गया है। हमारे व्यवसायी कहीं ना कहीं जो एक मार्केट में एक रेट सेट हो जाता है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे वो किसी लेवल पे हो, उसके एक मानक बना देते हैं अपने हिसाब से, और उसको लोकल लेवल में बहुत ज़्यादा लोगों का उससे नुकसान भी होता है और सरकारी निधि भी उससे नुकसान होता है। लेकिन जहाँ पर ये मैं चिंता स्वीकार भी करता हूँ, और ये इस विषय के ऊपर हमने अपने सभी प्रधानों के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ भी बैठ कर डिस्कस करा गया, और इस चीज़ को लेकर जाकर इस चिंता को ऊपर भी ले जाकर बताया गया है। इस चिंता पर जल्द ही सकारात्मक कदम हमारी सरकार उठाएगी भी, लेकिन हाँ, हमको इसको रिवीजन के साथ साथ इस पर अध्ययन करने की भी जरूरत है आपको कि हम लोग कॉस्ट कट करके किस तरीके से और विकास को बढ़ावा दे सके, उतनी ही निधि से और ज़्यादा विकास कर सके। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और भी निकल के आता है। ये जो डिपार्टमेंट रहते हैं ये केशव प्रसाद मौर्य जी के पास रहते हैं, जो आपके ये विभाग है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है बीजेपी में कोई अंतर कलह चल रही? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इनके डिपार्टमेंट के रेट कम कर दिए हैं। नहीं, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसे तो हमारे रेट्स अब पीडब्ल्यूडी विभाग तय करता है। जितने भी हमारे होते हैं, जितने भी हमारे निधियों के रेट्स होते हैं या फिर सामग्रियों के रेट्स होते हैं, ये पीडब्ल्यूडी विभाग तय करता है, और पीडब्ल्यूडी विभाग ही इसका मूल्यांकन करेगा। ऐसा नहीं है, और ये इल्ज़ाम लगाना या फिर इसके बारे में क्वेश्चन पूछना, ये तो सबसे बड़ी बेवजह की बात है। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगा आप पे? और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही है। चीज़ों को और किस तरीके से बेहतर करा जा सकता है उसकी चिंता है। लेकिन पंचायती राज और ये जो डिपार्टमेंट केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है, पंचायती राज और प्रधानों का काम अधिकतर इसी से पड़ता है।
इसमें मैं आपको फिर थोड़ा ठीक करना चाहूँ, इसमें जो रेट रिवीजन हुआ है ये सिर्फ प्रधानों की ग्राम निधियों पर ही नहीं हुआ है, बल्कि विधायकों की भी निधि पर भी इसका असर पड़ा है। विधायकों की निधि पर ही नहीं, सिर्फ पीडब्ल्यूडी के हर एक सामग्री के रेट्स पर हुआ है, मतलब ये सभी के लिए करा गया। सभी के लिए हुआ है। चाहे वो हम लाइट लगाएं, हाईमास लाइट लगाएं, सोलर लाइट लगाएं, चाहे हम वहाँ पर सीमेंट की रोड बनाएं, सीसी रोड बनाएं, चाहे डामर की रोड बनाएं, चाहे हम वहाँ पर इंटरलॉक बिछाएं या फिर खड़ंजा बिछाएं, चाहे हम वहाँ पर बालू डालें, चाहे सीमेंट डालें, हर चीज़ का रेट रिवाइज मूल्यांकन करके, और जो ये आपने चिंता व्यक्त करी है, जो ये सवाल पूछे गए हैं प्रधानों के भी द्वारा, जन के भी द्वारा, इस चिंता को भी विधिवत ऊपर पहुंचाया भी गया है और जल्दी हमारे सामने इसके सकारात्मक परिणाम भी आने वाले। परिणाम भी आएंगे। अच्छा, एक समस्या और है, वो बाघ की समस्या है सबसे ज़्यादा। मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि आपके क्षेत्र में शायद बाघ ज़्यादा बढ़ गए, तो आपको नहीं लगता कि टाइगर जनगणना कराने की ज़रूरत है? क्योंकि विपक्ष तो मांग करता है कि जाति जनगणना कराएं, लेकिन मुझे लगता है लखीमपुर में जो है बाघ की जनगणना कराने की ज़रूरत है आपको। लखीमपुर खीरी और हमारे जनपद में दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क की सभी, जहाँ पर हम लोग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में सक्षम हो पाए, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से, जहाँ पर हम लोग पलिया में एयरपोर्ट की स्थापना कर पाए, ताकि दूर दूर से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ लवर्स यहाँ पर आएँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स यहाँ पर आएँ, इस जंगल का भ्रमण करें और क्षेत्र में और पहचान दिलाएं, जहाँ पर हम लोग इको टूरिज्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और विलुप्त हो रही है ऐसी हमारी प्रजाति को बचाने में और एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में हम लोग सक्षम हो पाए हैं, जहाँ पर उनकी संख्या बढ़ रही है। ये जहाँ पर हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये कहीं कहीं समस्या बढ़ भी रही है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ। बाघ जहाँ पर उन लोगों को अपना बेहतर अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ये जनगणना किस आधार पे करी जाए। कितने बाघ हो गए, कितने टाइगर हो गए, अगर ज़्यादा हो गए तो उनको किसी दूसरे जंगल में आप भेज दूसरे सकते जंगल हैं, में करा जाए, जिससे मानव वध जो है वो रोके जा सके। ह्यूमन इनकाउंटर्स बड़े हैं और ये हम लोगों को भी समझना चाहिए कि जहाँ पर हम लोग जंगल काट के उनके क्षेत्र में बढ़ेंगे तो उनके पास उतना ही क्षेत्र है और वो अपने क्षेत्र को छोड़ के नहीं आ रहे हैं, वो उसी एरिया में है, लेकिन हमारा क्षेत्र उनके क्षेत्र में मिंगल हो गया है। और जहाँ पर हम लोग जंगलों में शेरों की या बाघों की संख्या बढ़ने पे चिंता कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग को एक अध्ययन करने की ज़रूरत है। ये जो केन टाइगर्स डेवलप हो रहे हैं, केन टाइगर्स जो हमारे डेवलप हो रहे हैं, ये ह्यूमन इनकाउंटर्स इनके साथ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। केन टाइगर्स ये वो जंगल टाइगर्स नहीं है, ये हम लोग को समझना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा एक डिस्टिंक्शन है। जंगल टाइगर्स वो टाइगर होते हैं, अगर वो इतना ज़्यादा आम आदमियों से सामना नहीं करते हैं, वो दिखता है वो बाकी अन्य जानवरों की तरह हट जाता है, या फिर इतनी जल्दी इंसानों पर या इंसानी वाहनों पर अटैक नहीं करता है। लेकिन जो ये केन टाइगर्स होते हैं, ये वह टाइगर हैं कि जैसे कोई बूढ़ा शेर आके या फिर कोई अकेली बाघिन आकर अगर गन्ने के खेतों में रह जाती है और गन्ने के खेतों में इतना घना गन्ना होता है, वहाँ पर उसको निकालना ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर अगर कोई बाघिन अगर अपने बच्चे देती है तो एक बाघिन वहाँ पर 18 महीने तक रहती है, और जो बच्चा, जो शावक 18 महीने तक एक ही जगह पे रह रहा है और जहाँ पे उसे खेत में वहीं पर ही पानी उपलब्ध हो रहा है, वहीं पर ही जहाँ उसे जंगलों में खाने के लिए, अपना शिकार ढूंढने के लिए तेज़ हिरणों का और सभी जानवरों का आवाज़ों से बचते बचते उसको शिकार करना पड़ रहा है, वहीं उसे खेत में जो अन्य सुअर जानवर जैसे हो गए, नीलगाय हो गई, ऐसे आसान उसे शिकार मिल रहे हैं, जल की उपलब्धि बिल्कुल पास में हो जा रही है, सुकून उसे मिल रहा है, वो क्यों छोड़ के जाना पसंद है? इसकी वजह से ये जो केन टाइगर्स बढ़ रहे हैं, इनकी जनगणना करना नहीं, इनको बेहतर एनवायरनमेंट देना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके वन मंत्री भी आपके पास में है, बरेली से वन मंत्री आते हैं, तो उनको इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भाई एक अगर मानव वध हो रहा है,
पहली बात तो उसको मुआवज़ा बहुत कम दिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से ये भी माँग है कि कम से कम 10 लाख का मुआवज़ा जो है उसको दिया जाए। दूसरी चीज़, उनके जो बकरी हैं या गाय हैं, उनका भी वध कर रहे हैं, उस पे कोई मुआवज़ा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं कुछ चीज़ों का हनन नहीं आपको लगता है? इस पे कुछ आपको प्रयास करना चाहिए, आप क्षेत्र के विधायक हैं वहाँ पे? हमारे वन मंत्री आदरणीय अरुण सक्सेना जी, जब भी उनको किसी भी तरीके की सूचना मिलती है कि हाँ, ह्यूमन एनकाउंटर की वजह से किसी मानव की जान की हानि हुई है, तो वो हर संभव प्रयास कर उस जगह जाने का काम करते हैं। नहीं, अभी और इसका मुआवज़ा इसका कितना है इसका सर इस सबसे समय? बड़ा गवाह मैं ही यहाँ पर उपस्थित, जितनी बार भी हमारे क्षेत्र में अगर कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ है तो वहाँ पर उपस्थित रहे। उन्होंने वहाँ के विभागों के साथ बैठक करी है। और जो मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, जो बेहतर मानक सरकार के द्वारा स्थापित है, उनके आधार पर जो चला आ रहा है, उसी आधार पर पूर्ण करते हुए उनको मुआवजा भी दिया जाता है। और हम लोगों के स्तर से भी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, एक हमारे आज़ान क्षेत्र में और आज़ान क्षेत्र के बगल में ही बिलेरी क्षेत्र में जो लोगों की जान की हानि हुई, उनके परिवार की बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा मैं खुद ग्रहण कर रहा हूँ। अच्छा, इस टाइम अभी आप इस प्रेज़ेंट टाइम में? मैं खुद ग्रहण कर रहा हूँ। ये हम सभी लोगों का प्रयास रहता है कि अगर किन्हीं वजहों से किसी का नुकसान हुआ है तो उसको या उनके परिवार को जितनी जिम्मेदारियां हैं उनको हर तरीके से पूर्ण करा जाए। लखीमपुर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 8 के 8 विधायक आपके, ठीक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके 2 सांसद चले गए? 2 ही सांसद थे आपके यहाँ और वो दोनों चले गए। 2024 के संसदीय चुनाव में हम लोगों ने केंद्र में प्रचंड बहुमत से तो सरकार बनाई, सभी सहयोगियों के साथ सरकार बनाई, लेकिन जहां हम लखीमपुर की बात करेंगे, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो निर्णय था उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं और इससे हम लोग सीख भी लेते हैं। जहाँ पर हो सकता है कि हम लोग अपने विकास के कार्यों को उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से गिना ना पाए हों, उनकी चर्चा ज़्यादा ना कर पाए हों, या जो जन कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, और जहां पर हम लोग मोदी की गारंटी की बात करते हैं, वह गारंटी की बात करते हैं, अगर कोई योजना या कोई बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है तो वो धरातल पर आती ही आती है। ऐसी योजनाओं को जहाँ पर कहीं ना कहीं मैं तैयारियों में तो कमी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, हमारा विपक्ष इस बार अपने झूठ में, अपने भ्रम फैलाने में ज़रूर कामयाब हो पाया है। जहाँ पर उन्होंने संविधान खटाखट बचाओ। सभी के खातों में पैसे डालने का जुमला दिया, झूठ बोलने का काम करा, वहीं पर ही सबसे भ्रामक झूठ बोलने का काम करा कि संविधान खतरे में। जहाँ पर जो पार्टी और जिस पार्टी के राजनेता संविधान को अपनी जेब में रख के घूमते हैं, हमेशा से उनके पूर्वज जो अब संविधान को अपनी जेब में रख के राजनीति चलाते थे, आज वह संविधान को खतरे में की बात कर रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। आपको लेकिन नहीं लगता कि किसान मुद्दा रहा वहाँ पे? देखिए, जो कृषि का मुद्दा है, जो एमएसपी का मुद्दा है, इसके लिए मैंने अभी आपको पूर्व में ही बताया कि काश्तकार हमारे ज़िले की जान है और उनको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। और ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से, और ना ही पूरी समस्त पार्टी की तरफ से कोई ऐसा निर्णय लिया गया है जो उनके खिलाफ हो या उनके वृद्धि की ओर ना हो। और जहाँ पर ऐसी बातों को एक दूसरा चेहरा देके लोगों के सामने पेश करना, हमारे किसान भाइयों को, सिख भाइयों को गुमराह करने का काम करना, और उसका असर जो हमें 24 में देखने को मिला, और वही असर जब चाहे मैं अपने चुनाव की बात करूं, उपचुनाव की बात करूं, चाहे मुख्यमंत्री जी के द्वारा गुरु गोविंद साहब को अपने आवास में स्थापित कर
सभी सिख भाइयों को वहाँ पर स्वागत कर उन लोगों के सिख समाज को सम्मान देने की बात कहूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से सीख लेकर उसकी बेहतर तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि 27 में भी हम लोगों को इससे भी बेहतर रिजल्ट मिले और जनता की तरफ भी एक अच्छा संदेश जा रहा है। और जो विश्वास हम लोगों ने कायम रखा था, जो हम लोगों को निरंतर 14 से बाद 17 में, 17 के बाद 19 में, 19 के बाद 22 में, 22 के बाद 24 में भी देखने को मिला है, या 27 में भी देखने को मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि लखीमपुर में समझ लीजिए दो सम्मानित टॉप लेवल के, एक राज्य गृह मंत्री, दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात रहती है, जो और लोगों के टिकट तय करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। देखिए, आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं मुद्दा क्षेत्र के लोगों ने उनको नकारा है, या क्षेत्र के लोगों नहीं चाहते थे, या फिर विपक्ष भारी पड़ गया? ना विपक्ष भारी पड़ा है और ना ही क्षेत्र की जनता ने नकारा है। इसका रिजल्ट हम लोगों ने 22 में भी देखा था और इसका रिजल्ट हम लोग को 27 में भी दिखेगा। लेकिन 24 में हाँ, तो जहाँ आपका पर मैंने अभी आपको बताया, जहाँ विपक्ष अपनी तरीके से पूरी झूठ फैलाने की तैयारी में कामयाब हो पाया है इस बार, लेकिन जनता साथ ही साथ में इसी रिजल्ट के बाद इस चीज़ से सीख भी ले रही है। जहाँ पर हम लोग विकास कार्यों में आगे बढ़ने की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग भ्रष्टाचार कम करने की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग रामराज की स्थापना करने की बात करते हैं, वहीं पर ही इन्हीं विषयों को तिरस्कार की भावना से इनको धूमिल भी करा जाता है और इनको बरगलाया भी जाता है। एक चीज़ मैंने देखी है आपकी रैली में, हमेशा जो रैलियाँ आप लोगों ने करी, उसमें मैंने देखा कि गृह राज्य मंत्री जो आपके थे टैनी जी, वो आपकी रैली में नहीं आते थे, आप उनकी रैली में नहीं जाते थे। नहीं, ये बिजी शेड्यूल के कारण आप नहीं मिलते थे कि कुछ आंतरिक ऐसा कुछ था? देखिए, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, एक नैरेटिव बनाया गया, गलत फैलाया जा रहा है। गलत फैलाया गया, एक भ्रम फैलाया गया। जब माननीय गृह राज्य मंत्री जी की, माननीय पूर्व सांसद जी की जब कार्यक्रम हमारे गोला नगर में भी हुआ, गोला विधानसभा में भी हुआ, तो उसमें बढ़ चढ़कर हमने व हमारी पूरी टीम ने उसमें पार्ट लिया, मंच भी साझा करा। साथ ही साथ में हमारी ज़िले की बहुत महत्वपूर्ण रोड गोला अलीगंज से लेकर लखीमपुर तक, जिसमें जिला अस्पताल भी बन रहा है, उसके भी लोकार्पण के समय पे, शिलान्यास के समय पे, माफ़ करिएगा, शिलान्यास के समय पे जो उसमें एक बैठक हुई 24 के चुनाव से पहले, जिसमें माननीय तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वर्तमान के हमारे सांसद जी जितिन प्रसाद जी हाँ। भी उसमें उपस्थित थे। उसमें भी हम सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये विषय तो बड़ा ही निराधार। नहीं, एक चीज़ इससे और जुड़ती है, मैंने बहुत रिसर्च करा आपके उसमें। जब आपके पिताजी ख़त्म हो गए, पिताजी का निधन हो गया, तो मैंने सभी वहाँ पे सभी लोगों को देखा, लेकिन सिर्फ वहाँ पे अजय मिश्र टैनी जी ही नहीं थे। हो सकता है गृह राज्य मंत्री हैं और काफ़ी बड़ा उनका नहीं, क्षेत्रफल व्यक्तिगत लगता तौर है, पे आप काफ़ी उनके बड़ा पुत्र उनका हैं। क्षेत्रफल लगता है। तो देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसके बाद एक कभी आए झंडे वो के घर नहीं, पे? जिस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसी विषय पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चन हमारे उपचुनाव के समय भी पूछा गया था और वही जवाब मैं आज आपको देना जा रहा हूँ उसका, कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एक ही झंडे के नीचे हैं और हम सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है। अजय अजय मिश्रा टैनी जी से व्यक्तिगत मुलाकात आपकी हुई है? जी, कई मंचों पर हुई, कई मंचों पर हम लोग साझा करे हैं, मंच भी साझा करे हैं, काफ़ी अपने विचार भी साझा करे हैं। तो आप उनको क्या, मतलब सर कह के बुलाते हैं, चाचा कह के बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय हैं और संवैधानिक रूप से भी उनका पद बड़ा है, तो मैं उन्हें माननीय सांसद जी करके ही उनको संबोधित करता हूँ। अच्छा, क्या ऐसा था कि आपके पिताजी और टैनी जी के बीच में कुछ ऐसा खटास थी या कुछ था? क्योंकि आपके पिताजी का जब निधन हुआ तब भी वो नहीं आए थे। देखिए, हमारे स्वर्गीय पिताजी आदरणीय अजय मिश्र टैनी जी दोनों ही राजनीतिक के इतने बड़े पड़ाव पर रह चुके थे कि उनके बीच में कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ,
तो मनभेद तो हो सकता है, कहीं प्रतिद्वंद्विता तो हो सकती है जिस तरीके से लोग मुझे बताते हैं, लेकिन कभी मतभेद नहीं हुआ। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राजनीतिक जीवन में आप किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं लेते हैं, और ना ही कभी ऐसा रहा उनके बीच में कि कोई ऐसी बात या वाक्य कभी ऐसा हुआ हो कि हाँ, मैंने जब भी उन दोनों को आमने सामने देखा तो काफ़ी आदर सम्मान के साथ देखा एक दूसरे के प्रति। तो कहीं ना कहीं बीच में राजनीतिक घुलमिल घुलाए जाते हैं और बातें बनाई जाती हैं, तो ये उन्हीं बातों का विषय है जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई ऐसा मतभेद नहीं था। लखीमपुर के विधायक योगेश वर्मा थप्पड़ कांड के नाम से फेमस हो जाते हैं। भरे मीडिया में पुलिस कर्मियों का पूरा दल बल सारी चीज़ें, लोग आते हैं उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। आपको नहीं लगता जब वो एक विधायक होकर उन पर थप्पड़ मार दिया जाता है तो आम जनमानस कैसे लखीमपुर में सेफ है, या गोला में लखीमपुर में कैसे सेफ है? हम अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और तो उस समय पे हम लोग को ये भी समझना पड़ता है कि प्रेजेंट सिनारियो क्या रहा हो। जो वाक्य हुआ वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने व पार्टी संगठन ने जो इसमें आरोपी थे उनको पार्टी से सर्वप्रथम निष्कासित करने का काम करा, एक सीधी लकीर खींची कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन के आधारों पर एक विचार पर चलने वाली पार्टी है। किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन या फिर गुंडा राज इस पार्टी के बैनर तले, इस पार्टी के झंडे के नीचे आप करेंगे तो आपको दंडित करा जाएगा, आप हमारे साथी नहीं होंगे। इस चीज़ की एक लकीर खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। जब ये प्रकरण हुआ उसके बाद ही संगठन के द्वारा, हमारे शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो भी इसमें आरोपी हैं उनको पार्टी से निष्कासित करा गया सर्वप्रथम तो, और उसके बाद उन पे विविधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिखवा कर उन पे कार्रवाई करने का काम करा गया है। तो उसके बाद आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे क्या इस प्रकरण के बाद? हमारे साथ के विधायक हैं और जिस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को उन्होंने हैंडल करा, मैं उनका बहुत सराहना करता हूँ और उनको बड़े आदर्शपूर्वक उनको देखता हूँ, क्योंकि इतने बड़े प्रकरण हो जाने के बाद और इतनी बड़ी छवि उनकी होने के बावजूद भी इस प्रकरण को उन्होंने इतनी सहजता से लिया, उन्होंने इतनी संयम बरतते हुए इस पूरे प्रकरण को हैंडल करा, जो शायद उनके अलावा कोई और होता तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ और होती और इस प्रकरण को कोई और बड़ा रूप दे देते। लेकिन उन्होंने संयम बरतते हुए, जो पार्टी को इन्फॉर्म करते हुए, जो लीगल तरीके से उन्होंने आगे बढ़ा, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण पेश है, खासकर हम जैसे युवाओं के लिए जो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। और कई अनेक प्रकरण हम लोगों के सामने ऐसे आएंगे जिन पे कैसी क्या प्रतिक्रिया देनी है, कैसे कैसे रहना है, कैसा क्या हर चीज़ को संभालना है, ये उन्होंने हमारे लिए उदाहरण पेश करा है। योगेश वर्मा जी ने जो लखीमपुर में करा, वो मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश को देखना चाहिए कि हाँ, स्थिति कितनी भी विषम हो, लेकिन हमें अपने एक दायरे में अपने डिसिप्लिनिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और उसको सही अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आपके पिताजी समाजवादी पार्टी में भी रह के आए हैं, बसपा में भी रह के आए, कांग्रेस में भी रह के आए। अगर मान लीजिए अमन गिरी जी को दोबारा समाजवादी पार्टी में जाने का मौका मिलता है किसी बड़े पद पे, तो क्या वो जाएंगे? दूर दूर तक कोई इस चीज़ का सवाल नहीं उठता है। मुझे बखूबी याद है कि जब 2022 का चुनाव चल रहा था और 17 में से लेकर 22 तक जो पिताजी का कार्यकाल रहा, जब उन्होंने चुनाव के पहले पूरे कार्यकाल का अवलोकन करा, तो उन्होंने ऑन मीडिया और सबके अपने साथियों के बीच में भी ये बात रखी थी कि हमारे सपा के 15 साल के कार्यकाल में हमने जितना विकास कर पाए उससे कई गुना ज़्यादा हम इन 5 सालों में कर पाए। और ये जब आज, ऐसा क्यों, मतलब सपा क्या विकास विरोधी थी? जब आज मैं इस स्थिति पे बैठा हूँ कि हाँ, मुझे अवसर प्रदान करा है भारतीय जनता पार्टी ने कि मैं अपनी जनता की सेवा कर सकूं, तो आज मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि अगर हम एक अच्छा प्रोजेक्ट, साफ नीयत
और जनता के विकास के लिए लेके जाते हैं तो अवश्य उसको प्राथमिकता दी जाती है, अवश्य आप उसको अपने क्षेत्र के विकास में स्वीकृति मिलाने में आसान होता है। नहीं, ऐसा क्या आपके पिताजी कभी बताते थे कि सपा में कार्य नहीं होते थे, विकास के कार्य नहीं होते थे, या फिर कुछ है ऐसा और भी कोई मुद्दे रहते हो? कभी डिस्कस तो करते होंगे आप लोगों से? ये तो हम सब लोग बखूबी जानते हैं। इसमें हमें कोई बताए या पिताजी के बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका और समाजवादी पार्टी की राजनीति करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर आज हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, और तब सपा की सरकार में जो एक गुंडा राज कायम था, अगर एक व्यवसायी दुकान भी खोलता था या दुकान खोलने के लिए सोचता भी था तो उसे यही नहीं पता होता था कि कब दंगे की आड़ में उसकी दुकान जला दी जाएगी। अगर कोई व्यवसायी रात को अपना दुकान बंद करके अपना पूरा गल्ला लेकर अपने घर जाता था तो उसे ये नहीं पता होता था कब हमको लूट लिया जाएगा, कब हमारे घर पे चोरी हो जाएगी। आज जब ऐसी शांतिपूर्ण व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी दे रही है और यहाँ पर जब ये सवाल उठता है कि क्या इन दोनों में अंतर है, और जब ऐसे बल्कि हम सभी लोग साक्षी हो रहे हैं, तो ये सवाल ही कहीं ना कहीं प्रश्न में आ जाता है। सर, आप कह रहे हैं कि बहू बेटियों को सम्मान का काम दिया है और तमाम मुद्दों पे आपने बताया, लेकिन ये बुलडोजर वाला मुद्दा आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? बुलडोजर भी तो चल रहा है लोगों के ऊपर। कई ऐसी भी जगह हैं कि लोगों का घर गिरा दिया गया या फिर कुछ ऐसी समस्या आई। बुलडोजर विकास के लिए चल रहा है एक, और न्याय व्यवस्था के लिए चल रहा है दूसरा। और इस बुलडोजर को सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इसकी सराहना करी जा रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने तो उसको रोक मैं दिया इसको है। ज़्यादा दूर की अगर बात ना करूँ, मैं अपने जनपद की ही बात करूँ, जहाँ पर बुलडोज़र लखीमपुर के रोडे चौड़ी करने में चलाया गया, जहाँ पर व्यवसायी वहाँ पर कहीं ना कहीं खिन्न हुए। लेकिन आज के समय पे जब वो रोड निर्माण होकर चौड़ी होकर उस मार्केट में पूरा व्यवस्था बन गई है, जो अतिक्रमण था वो हटके उसमें व्यवस्था बन गई है, तो आज के समय पे वही व्यवसायी हम लोगों को दुआएं दे रहे हैं। जहाँ पर आज हम लोग गोला कॉरिडोर की बात करते वक्त कहीं ना कहीं हो रही लोगों के बीच में असंतुष्टता, या फिर साथ साथ में कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं उनकी बात कर रहे हैं, और उन परेशानियों का समय रहते निराकरण के भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इफ वी गो डाउन द लाइन 2-3 सालों में अगर हम लोग इसका भविष्य देखें, तो आज जो कार्य हम लोग गोला गोकर्णनाथ में कर रहे हैं, ये सिर्फ आगे 5-10 सालों का विषय नहीं, या फिर जो कार्य अयोध्या में हुआ, या फिर जो कार्य हमारा काशी विश्वनाथ में हुआ, या जो कार्य कॉरिडोर का कार्य माँ विंध्यवासिनी के कॉरिडोर में हुआ, ये अभी की आधारशिला नहीं, उस नगर के लिए, उस क्षेत्र के लिए आगे 50-100 वर्षों का ये भविष्य सुनहरा करने का काम करा जा रहा है। और ये विकास जहाँ होता है, जहाँ बदलाव होता है, उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां तो होती हैं, लेकिन हम लोग एक सुनहरे कल के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मैं सर रैपिड फायर पे आ रहा हूँ, उसमें सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देना है। पहला तो ये, क्या छोटी काशी कॉरिडोर में जो प्रभावित लोग हुए उनको मुआवजा मिला है? हाँ या ना? हाँ, मिला है। सहायता की राशि में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सहायता देने का काम करा है। क्या आपने अपने रिश्तेदारों के घर ध्वस्त होने से बचाए हैं? नहीं। क्या आप मानते हैं गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होता है? हाँ। समय पर होता है। नहीं, देखिए, गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होता है। कोई उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी चीनी मिल को आप ले लें, बजाज ग्रुप को छोड़ के मैं ज़रूर कहूँगा बजाज ग्रुप की जो परिस्थितियाँ हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं या काश्तकारों को झेलनी पड़ रही हैं, एक विषय है। लेकिन हाँ, जो निरंतर चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट दबाव पॉइंट पे आते बनाकर हैं उन सर। पे काम करा जा रहा है, ये जब आप और हम साथ में बैठेंगे क्या तो आप इसमें सुनिश्चित। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने गोला में रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए हैं? जी हाँ, अच्छा, ठीक। क्या आप मानते हैं क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर हैं आपके यहाँ? बेहतर करने की ज़रूरत है, और बेहतर करने की तो ज़रूरत नहीं होना चाहिए इसका? और बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, नहीं बोलेंगे। और क्या आप विपक्षी सांसद आनंद बड़ोदरिया और उत्कर्ष वर्मा के द्वारा किए जा रहे कामों का प्रोत्साहन करते हैं कि वो लोग सही काम कर रहे हैं? वो लोग जो मुद्दे उठाते हैं वो सही उठा रहे हैं? कुछ कार्य हों, हम्म। अगर करे हों तो मैं उनका अवलोकन करूँगा। नहीं, वो तो ट्वीट कर रहे हैं। मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग में बताया कि वो जाके
आपके नेताओं से मिल रहे हैं, रेल मंत्री से आप क्या मिल रहे हैं जाके, वन मंत्री से मिल रहे हैं जाके। देखिए, सिर्फ अब जैसे उत्कर्ष वर्मा जी का मैं आपको थोड़ा सिर्फ सा कहीं पर हंगामा खड़े करते रहना या फिर सिर्फ चिल्लाना, हम्म, ये किसी राजनीतिक का धर्म नहीं होना चाहिए। उसका काम ये भी होना चाहिए कि जो बात उसने आगे बढ़ाई है या जो बात जनता के बीच में या जनता के लिए कही है, तो उसका ज़मीन पे भी असर, जब तक वो होना तब तक उसका काम ख़त्म ना हो। सिर्फ एक लेटर हाईलाइट करके दे देना या फिर सिर्फ एक कोई बात कह देने से वो बात पूर्ण नहीं होती जब तक उसके अंजाम तक ना पहुंचा जाए। अच्छा, कुछ थोड़े से मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी, वो भी दिन में कितनी बार? चाहे कितनी बार दिन में? 2 बार, बट हो ज़्यादा जाती है। अच्छा, 2 बार हो ज़्यादा जाती है। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए विपक्ष में रहना पड़े तो सबसे पहले आप किस पर सवाल उठाएंगे? मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आप समाजवादी पार्टी में हो गए, तो आप किस पे सवाल उठाएंगे? कांग्रेस पर कि ओके। क्यों बार बार उनके साथ आके उनकी लुटिया डुबा देते हैं। अच्छा, अगर गोला में एक फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप उसका क्या नाम रखेंगे और आप अपने आप को उसमें क्या देखना चाहेंगे? छोटी काशी का ही नाम गोला को संपूर्ण करता है और मेरा किरदार तो उसमें जिस तरीके से आज मैं हूँ एक सेवक के रूप में, उसी तरीके से देखना जननायक। चाहूँगा। सेवक। सेवक, अच्छा। अच्छा, बचपन में सबसे ज़्यादा शरारत किसके साथ करी? भाई के साथ करी, बहन के साथ करी या दोस्तों के साथ? पूरे घर को परेशान करा। ओके। आपकी सबसे फेवरेट छुट्टी गांव या विदेश? गांव, एक शांत सा कमरा। हम्म। अगर आप राजनीति में ना होते तो आप क्या खिलाड़ी होते, गायक होते, शिक्षक होते, क्या होते? खिलाड़ी और बिजनेसमैन। हम्म, खिलाड़ी और बिजनेस। अच्छा, आपको आपके पिताजी की डांट सबसे ज़्यादा डरावनी लगती थी कि या मम्मी का गुस्सा आपको? अब मैं इस चीज़ का जवाब तो मैं बड़ा 26 वर्ष की आयु थी मेरी जब पिताजी ने साथ छोड़ा, लेकिन मैं जिस तरीके का उनका स्वभाव था, गर्म मिजाज थे काफ़ी, ऐसा लोग बताते हैं। नहीं, लेकिन मारा इन रहा है आपको? 26 वर्षों की इस नहीं, पूरे पिटाई हुई आपकी कभी? मेरी आयु में हम्म। कभी भी पिताजी ने मुझे डांटा तक नहीं। अच्छा, डांटा तक नहीं? डांटा, ये बिल्कुल सच बात है। और मारा? उनका सिर्फ नहीं, कुछ उनका पिताजी सिर्फ होते ना। अगर कोई बात हो भी जाती थी हाँ। तो एक बार अगर वो नज़र भी उठा के देख लेते थे, हम लोग उसी में सीधे हो जाते थे। ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके हमारा परिवार पूरे गोला में एक खुली किताब की तरह है। नहीं, हर एक व्यक्ति आज आप पिताजी के व्यवहार के बारे में जानता था और वो परिवार के प्रति कितना उनका प्रेम रहता था वो भी जानता था। मार मम्मी से तो बहुत पड़ी है लेकिन हाँ, फ्लाइंग फ्लाइंग चप्पल, हाँ, सीधे। वो तो अच्छा, पढ़ाई करते समय सबसे अच्छा बहाना कौन सा था? जैसे कि किताब खो गई या पेट खराब था, जो स्कूल में करते थे आप? नहीं, पढ़ाई के लिए हमारे घर में कोई बहाना स्वीकार ही नहीं करा जाता था। हम्म। पढ़ाई करनी है तो करनी है। अब मुझे याद है छोटे पे बस एक चीज़ कही जाती थी, रो लो, गा लो, हंस लो, लेकिन स्कूल जाना है। सो लो, कुछ कर लो, पढ़ना तो पड़ेगा ही पढ़ना। कौन सी ऐसी फिल्म जिसको आपको बार बार देखने का मन करता है? शोले या दंगल या कुछ और भी आप बता सकते हैं? मूवीज मूवीज तो अभी आउट ऑफ नहीं, रेंज चली मूवी गई आप है। देखते हैं कि नहीं, या आप ओटीटी पे जाते हैं? कम कम कम। ओटीटी? अब ओटीटीज के लिए तो अब टाइम नहीं रह गया भाई। नहीं, वैसे बट तो हाँ, देखते होंगे। मतलब विधायक जब नहीं थे तब तो आप कुछ देखते होंगे। ब्रेकिंग बैड? नहीं देखा मैंने। अच्छा, ब्रेकिंग बैड तो नहीं देखा है। तो आपने वो देखा कौन सा वो होता है जिसमें गुड़िया फेसेस घुमा लेती है, स्क्विड गेम? नहीं, स्क्विड गेम नहीं देखा। वो कौन सा अपना आया था, पीकी ब्लाइंडर्स। अच्छा, ओके। फिलहाल मैंने नहीं देखी थी, मैं देखूंगा जाके अब इसका। देखिएगा देखिएगा। अगर आपको एक दिन का सुपर हीरो बनना हो तो आप क्या बनेंगे? आई विल बी माय फादर। ओके। अब तक का सबसे बेस्ट सीएम कौन रहा है विपक्ष में? देखिए, जब से मैंने अपने राजनीति की शुरुआत करी है हम्म। तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अलावा ना किसी को देखा है, ना किसी को परखा है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उन्हें अपना आदर्श भी मानता हूँ, अपना गुरु भी मानता हूँ, तो उसके अलावा कोई और अतर है ही नहीं और ना आगे हो सकता है। नहीं, क्या अखिलेश यादव यूपी के बेस्ट सीएम आपको नहीं लगते? क्योंकि आपके पिताजी भी समाजवादी पार्टी से
कई बार विधायक रहे हैं। मैं आपको थोड़ा ठीक कर दूं कि माननीय अखिलेश यादव जी 2012 के बाद आए और तब तक समाजवादी पार्टी में पिताजी नहीं थे। और जिस तरीके का काल 12 से 17 के बीच में हम लोगों ने देखा, मुझे तो किसी स्तर से नहीं लगता कि हाँ, कि वो वाकई जो क्वेश्चन आपने करा उस पर वो सवाल ठीक, मतलब कि वो जवाब उनके नाम का ठीक बैठता है। अच्छा, अभी तक के सबसे बेस्ट पीएम कौन रहे हैं विपक्ष में? विपक्ष में हाँ। चाहे हम लोग इफ वी इवन गो डाउन द लाइन, हम लोग अगर विपक्ष के पीएम्स की बात करें तो चाहे हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, जहाँ पर उन्होंने हमारे कश्मीर के सौदे करने की बात को ले लें, चाहे हम लोग इंदिरा गांधी जी की बात करें, जहाँ पे उन्होंने अपनी तानाशाही से भारत के लोगों को प्रताड़ित करने का काम करा हो, या फिर जनता की तरफ से कोई भी बात अगर उठी हो उसको नहीं, मैं बेस्ट दबाने का काम करा हो, फिर चाहे आगे आने वाले हम लोग और अन्य पीएमओ की बात करें, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा बेस्ट चुनने की तो बात कहीं होती ही नहीं। बेस्ट मेरे हिसाब से तब होता है जब कहीं ना कहीं हमारा भारत देश की छवि और भारत देश पूरे विश्व में बढ़ती है। अगर सिर्फ हम लोग विपक्ष के ही प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भारत को संभाला था और उसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का काम करा था, उनके काल में जो भारत का स्तर अर्थव्यवस्था के रूप में गिरता जा रहा था, उन परिस्थितियों में उन्होंने संभाला और उसको बढ़ाया। बाकी अन्य विषयों पे अगर ना जाएं तो अगर विपक्ष के प्रधानमंत्री की बात करूं तो मैं स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को ही अपना फेवरेट मानूंगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में से अगर एक को चुनना पड़े आपको, तो आप किसे चुनेंगे? It's better that I go back and start my UPSC preparations. फिर भी एक को चुनना है सर। That's an answer, good. ओके। क्या अमन गिरी खुद को एक प्रगतिशील और युवा नेता के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं? ये निर्णय जनता का है, मैं ये उन्हीं के पास छोड़ना चाहता हूँ। ओके। लखीमपुर में आपने बहुत से कार्य करे हैं, बहुत से योगदान दिए हैं, उन सभी योगदानों और कार्यों को देखते हुए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूँगा, एक तो गोला कॉरिडोर जो हमारे नगर का सपना भी पूरा हुआ है, वहीं पर ही साथ में हम लोगों ने व्यवसाय के लिए भी और रोजगार के लिए भी असीमित संभावनाएं खोलने का काम करा है। ओके। और ये पूरे लखीमपुर को एक नया चेहरा देने का भी काम करेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो सब पूरी जनता जानना चाह रही है, वो ये क्वेश्चन है कि अमन गिरी शादी कब तक कर लेंगे? परिवार के बड़ों का निर्णय है। नहीं, अरेंज करेंगे ये मेरे परिवार के बड़ों का निर्णय है, जो उनका निर्णय होगा उसी को वैसे प्लानिंग तो होगी, आप प्लानिंग कर रहे होंगे, परिवार के लोग भी एटलीस्ट ये है ना कि जो आपके क्षेत्र की जनता है वो उस दिन का वेट करेगी। उनको थोड़ा सा भी समय देते हैं। अभी मुझे इस साल सामाजिक कार्यों में ही लगे रहने तो ठीक है। नहीं, आप शादी करेंगे कि आप भी योगी मोदी जी के तरह जीवन आगे बढ़ाने वाले हैं? देखिए, उनका जीवन हमेशा सेवा में समर्पित रहा है और वो हमारे आदर्श भी हैं, तो अगर इसमें भी बीतता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर परिवार का कहीं विषय आता है तो उसमें भी कहीं मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक परिवार भी बढ़ाना एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं अगर आदर्शों को मानूँ तो उस पद पे भी जाना कोई गलत नहीं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान थे, गोला गोकरणनाथ के विधायक अमन गिरी जी, जिन्होंने सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। तो आप लोग ये पॉडकास्ट देखिएगा, अगर इससे जुड़े अगर आपके मन में कोई भी और विचार हो तो उनको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका हम लोग जवाब भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आपने समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरी टीम को।